मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा और इस समय आपको हम एक बार फिर से जोड़ रहे हैं अपने इस खास सेगमेंट, अपने इस विशेष वार्ता के दौर में, जिसका शीर्षक हमने दिया है, जिसका नाम हमने दिया है मैं मथुरा हूं। मैं मथुरा हूं के जरिए हम अलग अलग विषयों पर संवाद करने की कोशिश में हैं। संवाद के जरिए किसी निदान निकालने की भी कोशिश में है, बहुत सारी जिज्ञासाओं और उत्कंठाओं का समाधान ढूंढने की भी कोशिश में है। ये माना जा रहा है कि अभी एक जो इस समय एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा अभी हाल ही में जीएसटी का पूरा प्रारूप तय कर दिया गया, इस सरकार द्वारा तय कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इस तरीके से उन्होंने इसे प्रचारित किया कि देश को आज़ादी सन 1947 में मिली हो, लेकिन ये आर्थिक आज़ादी का क्षण है। और एक बहुत भव्य कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ और 1 जुलाई से इस पूरे देश में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये लागू हो गया है। जीएसटी को लेकर के बहुत सारी उत्कंठाएं हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों के मन में शंकाओं का दौर चल रहा है। कोई जीएसटी को इतना जानता है, कोई इतना जानता है, कोई इतना जानता है, कोई शून्य बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि एक नया कानून, एक नई कर व्यवस्था जिसे कहें, मैं दोबारा से इसे कहूँ कि एक नई कर व्यवस्था आ गई है। पूरे देश को एक कर प्रणाली कहा गया, लेकिन उसके बाद सरकार और वित्त जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि ये एक ही कर व्यवस्था है। लेकिन अगर मैं बात करूं या अन्य लोगों को मैं सुनता हूं या ख़ास तौर से विपक्षियों को सुने तो बोलते हैं कि एक कर व्यवस्था कहाँ है, न जाने कितने कर लगते हुए हमें दिख रहे हैं, 5% से लेके आप 28% तक जाते हैं। तो इस प्रकार की भी तमाम चर्चाएँ और जिज्ञासाएँ हैं। तमाम ऐसी वस्तुएँ जो हमारे उपयोग की हैं वो उन पे कब कहाँ कितना लगेगा, कितना राज्य सरकारें लेंगी, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कर वस्तु के निर्माण पर लग जाता है या जब सप्लाई होता है तब लगता है, या जिस समय हमारे हाथ में आता है उस समय लगता है। तो इस तरीके की भी जिज्ञासा है। बहुत सामान्य जिज्ञासाओं से लेकर के कुछ जटिलताएँ भी हैं। तो जब हमने ये मैं मथुरा हूँ सेगमेंट तैयार हम लोग कर रहे थे, उसी बीच में जब जीएसटी का ये नया प्रावधान आया तो ये तय किया गया निदेशकों द्वारा कि किसी तरह से एक पैनल ऐसा भी आए जिसमें जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो भी बैठे और फिर चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, हर वर्ग से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान का एक छोटा सा प्रयास हम कर लें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस समय आप देखें तो हमारे साथ हमारे मंच पर मौजूद हैं हमारे इस जनपद के एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट कुलदीप अरोड़ा साहब, और उनका साथ देने के लिए हमारे साथ इस मंच पर हमारे निमंत्रण पर आए हैं इस देश शहर के, हमारे इस जनपद के मथुरा के एक बहुत ही युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव अग्रवाल साहब। और इन दोनों से ही इन्हें हम वित्तीय विशेषज्ञ कहें, हम कई बार आप लोगों के लिए मैं नए नए टाइटल ईजाद करता हूँ, बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट पे आके टिक जाता हूँ। तो इनसे बातचीत करेंगे हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम जी। वेद, धन्यवाद अनूप जी, स्वागत है आपका। कुलदीप जी, संजीव जी, स्वागत है। धन्यवाद। सवाल बहुत बड़ा है, कम से कम मुझे तो बड़ा लगता है, तमाम व्यापारियों को बड़ा लगता है, उपभोक्ताओं को बड़ा लगता है,
यहाँ तक के जो व्यापारी नेता हैं उनको इतना बड़ा लगता है कि वो जीएसटी की फुल फॉर्म तक नहीं बता पाते, मतलब नहीं बता पाते। क्या है सर ये जीएसटी? सर सबसे पहले तो नियो न्यूज़ को बधाई कि इतने हॉट टॉपिक के बाद में और एक सीरियस टॉपिक पे विचार कर रहे हैं जी। और मेरा सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, मैं उस हॉट सीट पे बैठा हुआ हूँ। तो जीएसटी एक आपने महसूस किया होगा 30 तारीख की रात को 12 बजे ऐसा माहौल था कि पता नहीं देश पूरा चेंज हो जाएगा जी। और वाकई में देखें तो 1992 में जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद में से ये एक बहुत बड़ा कर सुधार है। इससे हर आदमी प्रभावित हुआ है, चाहे वो एक उपभोक्ता हो, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो विक्रेता हो, एक सेवा प्रदाता हो जैसे हम हैं या एडवोकेट्स हैं। हर व्यक्ति, चाहे एक घरेलू महिला हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रभावित हुआ है। और ये जो कर सुधार है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कर सुधार ना कह के हम ये कहें कि ये हमारी आदतों में बदलाव लाने की एक कोशिश है। अभी तक क्या होता था कि देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, चलता है वाली पद्धति से। तो अब कंप्लाइंसेस का दौर है, ऑनलाइन कंप्लाइंसेस का दौर है। तो जीएसटी, अब मैं बताता हूँ जीएसटी क्या है, जो थोड़ा सा मैंने प्रस्तावना बताया। एक्चुअली जीएसटी जैसे इसके नाम से होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है माल एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर या माल एवं सेवा कर। बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारे देश में कई सारे पहले कानून हुआ करते थे, जैसे वैट होता था, परचेज टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एक्साइज था, इसके अलावा सर्विस टैक्स था, और गेस्ट हाउस से इसके ऊपर लगता था, लग्जरी टैक्स होटल्स के ऊपर लगता था। ये सारे टैक्स खत्म करके उसकी जगह एक कर आ गया। इसीलिए कहा जाता है एक देश एक कर। हालांकि एक कर है लेकिन दर एक नहीं है, जैसा आपने कहा। वो 0.25% से लेके 28%। आप अपनी बात तो आगे बढ़ाइएगा, लेकिन फिर इसे यहाँ संशोधित कर दीजिए। कर तो एक ही है ना फिर भी? हाँ, कर देखिए, दर अलग होना एक अलग बात है। बिल्कुल, कर एक है, दर लेकिन अनेकों हैं। लेकिन विदेशों में क्या है कि यहाँ पे भी ये है, वहाँ एक या दो दर प्रचलन में रहती है, लेकिन भारत सारी दर कंफ्यूजन। 125-150 करोड़ की आबादी वाले भारत में शायद ये संभव नहीं। बिल्कुल। और यहाँ फेडरल सिस्टम है, सारे राज्यों के अपने अपने इश्यूज हैं, तो उसको सेटल करने के लिए कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पे तो पहुंचना ही था। तो इसी तरीके से एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया है। तो बहुत सारे टैक्सेस को खत्म करके एक कर, कंप्लाइंसेस जो हमें टाइमली ऑनलाइन, हम जैसा आपने देखा होगा आयकर की जब आखिरी तारीख होती है तब तक दौड़ते रहते हैं लोग। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो अब कंप्लाइंसेस का दौर है। आप एक सर्टेन डेट तक अगर अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो आपके जो आपसे जो सर्विसेज ले रहा है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो आपसे लेना बंद कर देगा। कुलदीप भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा वीर, लेकिन आपकी देखिए, मैं कह रहा हूँ ये बड़ा जटिल सा सब्जेक्ट है और हम में से शायद बहुत सारे लोग ये वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हैं, जरा सा भी बहुत दूर रहते हैं। आप लोगों की सहायता तभी तो लेते हैं साहब, तभी तो सब सही चलता है। तो ये आप इसको एग्जाम्पल्स के बतौर बताइए। अभी आपने कहा जैसे निर्माता, सेवा प्रदाता, सेवा लेने वाला, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ बता दीजिए। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी हमारी जो पैनल में बैठी हैं, उन्होंने भी कहा था कि मुझे मैं और मेरे जो आसपास के माहौल में बहुत सी महिलाएं हैं वो समझना चाहती हैं, तो थोड़ा आसान रहे। तो अब क्या हो गया, एक लिमिट, अभी संजीव जी बताएंगे उस लिमिट के बारे में। उस लिमिट को कोई क्रॉस करेगा, चाहे वो ट्रस्ट के माध्यम से गेस्ट हाउस चला रहा है तो भी उसमें कर लग जाएगा। कोई इस कंफ्यूजन में ना रहे कि वो ट्रस्ट के माध्यम से गेस्ट हाउस चला रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। एक सर्टेन दर है, उस लिमिट से जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो उसके ऊपर कर लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। मैंने इसीलिए कहा था कि हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि एग्जाम्पल देके मैं बताऊं, इसमें क्या है, कुछ डेट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। जैसे जो सर्विस प्रदाता है या जो माल को बेच रहा है, क्योंकि अब यहाँ एक वर्ड है सप्लाई, यहाँ विक्रय या सर्विस प्रदाता वाली बात नहीं है, यहाँ एक वर्ड है सप्लाई। जो भी सप्लाई दे रहा है वो उसको
अगले जो उस महीने के अंत समाप्त होने के बाद में अगली 10 तारीख आएगी, उस डेट तक अपनी रिटर्न, अपनी जो सर्विस वो दे रहा है या माल जो बेच रहा है, सप्लाई दे रहा है, उसको ऑनलाइन सबमिट करना होगा 10 तारीख तक। 11 तारीख को वो उसके जो परचेज़र है, जो सेवाएं ले रहा है, उसके पोर्टल पे वो आ जाएगा। उसको कंप्लाइंसेस चेक करनी है 11 से लेके 15 के बीच में कि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे सप्लायर ने फीड की है वो ठीक है या नहीं है। वो उसको टिक करेगा 1 बाई 1, जहाँ पे मिस्टेक होगी उसको करेक्शन करेगा, और उसके बाद में 16 से 20 के बीच में वो टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि जो सप्लाई दे रहा है, सप्लायर है, वो टाइमली अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो जो परचेजर है, जो सेवाएं ले रहा है या माल ले रहा है, उसको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा जीएसटी का। क्रेडिट को डिफाइन करिए। क्रेडिट को डिफाइन करता हूँ। एक्चुअली जीएसटी अभी एक लिंक बना, मतलब जो सप्लायर है उसे अपना सारा उस पोर्टल पे फीडिंग करनी है जी। जो जिसने लिया है, जो उस सप्लाई को लेने वाला है, उसे उसको सारी फीडिंग्स को चेक करना है। इफ़ द डाटा इज़ ओके तो वो उसको सबको राइट टिक करेगा, करेक्शन करेगा या क्रॉस करेगा। अब आपने कहा कि अगर सही समय से जो निश्चित अवधि मेंशन की गई है उसमें डाटा फीड नहीं हुआ, तो जिसने वो सप्लाई ली है, परचेजर जिसे हम लोग अभी तक कह रहे थे, उसको किस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा? आईटीसी, एक क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। हाँ, क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। अब वो क्रेडिट डिफाइन कर दीजिए। देखिए, सपोज कीजिए मैन्युफैक्चरर एक कोई चीज़ बनाता है, कोई भी एक, जिसकी कॉस्ट, कुछ इनपुट्स लेता है वो, कुछ उस पर लेबर लगाता है, तो वो सपोज कीजिए उसकी कॉस्ट 1000 रुपये है किसी चीज़ की। उस पर उसने एक, हम कैलकुलेशन के हिसाब से सोच लें कि उस पर 20% जीएसटी उसने दे दिया, जो इनपुट्स वो ले रहा है। बहुत सारे रॉ मटेरियल खरीदेगा, बहुत सारी लेबर लेगा, उसके ऊपर जो जीएसटी पे करके आएगा, ठीक है, तो 20% के हिसाब से 200 रुपये का उसने जीएसटी दे दिया। अब वो जब आगे अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, यानी कि उसकी कॉस्ट हो गई 1200 रुपये, 200 रुपये प्लस 1000 रुपये, अब वो अपना 10% आप मार्जिन मान लीजिए उसके प्रॉफिट का, तो 1200 रुपये के ऊपर में वो 10% प्रॉफिट लगा के 1320 रुपये में वो माल को आगे बेच देगा। या हम उल्ट उसका तो दूसरा समझें कि 1000 रुपये के ऊपर पहले 10% मार्जिन लगाएगा, यानी 1100 रुपये, 1100 रुपये के ऊपर 20% चार्ज करेगा, यानी कि वो 1320 रुपये में, ठीक है, उस माल को आगे बेच देगा। अब 1320 रुपये में 200 रुपये का टैक्स शामिल है, ठीक है, ठीक है। तो जो उससे परचेज कर रहा है वो उस 200 रुपये के क्रेडिट को लेगा, ठीक है, वो उसके अकाउंट में 200 रुपये का क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा। यही मैं कह रहा था कि जब सप्लायर अपनी सप्लाई को ऑनलाइन चढ़ाएगा तो 200 रुपये का अकाउंट, उसके अकाउंट में आ जाएगा वो पैसा। तो जो परचेजर को आगे जा करके देना है तो 200 रुपये की उसमें उसको कंपनसेशन मिल जाएगी, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे वो 1320 रुपये की जो उसकी कॉस्ट आ रही है उसको वो आगे बेचेगा, वो भी सपोज करिए 10% मार्जिन लगा के बेच देगा, तो जो परचेजर होगा, अब जब इसे पे करना होगा तो वो उस टैक्स जो उसे पे करना है उसमें से 200 रुपये माइनस कर देगा, वो एडजस्ट होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि चीज़ें सस्ती भी होंगी, क्योंकि पहले क्या होता था, बाजार में शोर है कि एक्साइज वगैरह जो महंगाई बढ़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जो सस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन बशर्ते जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो प्रॉफिट है वो जनता को पास ऑन करे। क्या इससे लाभ होने वाले हैं, क्या हानि होने वाली, कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, कौन सी ऐसी हैं जो महंगी हो जाएंगी? देखिए, खाने पीने की चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट जो डब्बा बंद नहीं है या जो जिन पे कोई ब्रांड नहीं लगा हुआ है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो ब्रांडेड खाने के आइटम है उनके ऊपर टैक्स लगा है, लेकिन वो भी नॉमिनल, जैसे वो बहुत सारे आइटम 5% की श्रेणी में आ रहे हैं, और जिन पे जो मतलब खुले, जिन पे कोई ब्रांड नेम नहीं है, डब्बा बंद नहीं है, वो 0% की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जैसे कुछ कार कुछ महंगी होंगी, छोटी कार, बड़ी कार जो है वो सस्ती हुई हैं। 5 करोड़ की कार पे शायद 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ है। तो कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ महंगी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा लोगों को, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जी संजीव जी, व्यापारियों में बड़ी संशय की स्थिति है
किसको पंजीकरण कराना है, किसको नहीं कराना है, तो थोड़ा सा स्पष्ट। पहली बात तो ये कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ना कहकर अगर इसको हम गुड एंड सिंपल एक्ट कहें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि मोदी जी ने कहा था जी। वो किस लिए वो बता देता हूँ 2 उदाहरण से। एक हम बात करेंगे किसी फैक्ट्री वाले की और एक बात करते हैं किसी होटल और रेस्टोरेंट वाले की। फैक्ट्री वाले के यहाँ माल मैन्युफैक्चर होता था, मैन्युफैक्चरिंग जब किसी भी चीज़ का उत्पादन होता था तो केंद्र उस पर एक्साइज ड्यूटी लेता है, जब उस माल को बेचता था तो उस पर वैट लगता था। इसके अलावा उसके यहाँ यदि ट्रांसपोर्ट से माल आ रहा है तो उस पर उसे सर्विस टैक्स भी जमा कराना होता था, या यदि उसकी फैक्ट्री में जॉब वर्क है तो उस पर भी सर्विस टैक्स जमा कराना होता था। किसी किसी स्टेट में माल के आने पर उसे एंट्री टैक्स भी देना होता था, चौथा टैक्स हो गया। किसी स्टेट में अनरजिस्टर्ड से खरीदने पर परचेज टैक्स देना होता था, 5वां टैक्स हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो माल आने पर ऑक्ट्राई चुंगी देनी होती थी, 6ठा टैक्स हो गया। 6 जगह जब आप टैक्स देंगे तो 6 जगह अकाउंटिंग करेंगे, 6 डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज के संपर्क में आप रहेंगे और 6 डिफरेंट अथॉरिटीज के साथ इंटरफेस होगा। अब इस एक्ट में सिर्फ आपका इंटरफेस एक ही के साथ होगा, वो भी अथॉरिटी नहीं होगी, वो भी सॉफ्टवेयर होगा, आपका अपना कंप्यूटर होगा। सरकार ने ये व्यवस्था की है। सरकार का ये मानना है कि अथॉरिटीज के साथ इंटरफेस करने से करप्शन बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन कम होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर इंटरफेस सॉफ्टवेयर के साथ और कंप्यूटर के साथ है। अब उस व्यापारी को 6 के बजाय सिर्फ एक ही टैक्स का कंप्लायंस करना होगा, वो है जीएसटी। इसका बेनिफिट, अभी रेस्टोरेंट का भी उदाहरण दूंगा, इसका बेनिफिट क्या है। पहले जीएसटी की रेट कैसे निर्धारित हुई वो भी बता देता हूँ। कांग्रेस 18% रेट लाना चाह रही थी, एक सिंगल रेट। सर 14 था, लेकिन कांग्रेस 18 ला रही थी, हो सकता है 14 उन्होंने बोला हो, 18 ही था। लेकिन इस देश में जो तबका है वो कुछ तो ऐसा 100 रुपये रोज कमाता है, कुछ ऐसा 1 लाख रुपए रोज कमाता है। तो दोनों की कंजम्पशन की चीज़ों पर सेम रेट नहीं लग सकता। अच्छा, जीएसटी हमारे देश में टैक्स का स्ट्रक्चर अब क्या रहा, 2 तरह के टैक्स रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेरी इनकम पे जो मुझ पर बचेगा उस पर लगाऊंगा। इनडायरेक्ट आज की तारीख में जीएसटी, यानी कि मेरे पास जितनी रिसीट्स आई वो टर्नओवर जितना घूमेगा उस पर लगेगा, मेरे हाथ से किसी में गया वो उस टर्नओवर पे देगा। और बड़ा मज़ेदार बात यह है कि ये अल्टीमेटली बर्डन कंज्यूमर पे पड़ना है, जिसके हाथ में वो माल आएगा जो कि उसे कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा अपने लिए, उस पर लगना है। और जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं जिनकी संख्या इस देश में इस समय सिर्फ 80 लाख है, उन पर नहीं लगना। उसका बर्डन कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, लेकिन कंज्यूमर के बिहाफ पर। तो अब 6 के बजाय फैक्ट्रीज को एक कंप्लायंस हो गई, पहली बात। दूसरा, जो इसका रेट निर्धारित हुआ वो कैसे हुआ। स्टेट को पहले टैक्स मिलता था वैट की बतौर, सेंट्रल को मिलता था एक्साइज और सर्विस की बतौर। दोनों मिलकर बैठे जीएसटी काउंसिल में, कुल मिला के 29 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी जिनमें दिल्ली और पांडिचेरी आती है। इसके अलावा 2 बोर्ड वहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और अरुण जेटली साहब एफएम मिनिस्टर, 33 लोगों की कमेटी होती है। वहाँ 50% का कोरम जरूरी है, 17 मेंबर का। कोई भी मत 75% से पास होगा तभी ये कानून बनेगा उसमें। लेकिन अभी तक जितनी भी कानून बने हैं जीएसटी काउंसिल में सब 100% मतों से पारित हुए हैं, यानी कि ममता बनर्जी वाले राज्य ने और अरविंद केजरीवाल वाले राज्य ने भी सपोर्ट किया है 100%। 1211 कमोडिटी पर रेट के लिए रेट ऐसे डिसाइड हुआ है कि पहले आपके राज्य में वेट क्या था, सेंट्रल एक्साइज में उस पर गुड्स पर टैक्स क्या था, दोनों को जोड़ा, सर्विस टैक्स लगता है उसको जोड़ा। तो सपोज करो किसी चीज़ पर 5% एक्साइज लगती थी और 5% वेट लगता था, और कोई टैक्स उन्होंने जोड़ा ऑक्ट्राई वगैरह मिला के 11, तो उसको 12 के स्लैब में डाल दिया। 12.5% जो नजदीकी स्लैब पहुंच पाया, जो नजदीकी स्लैब था 0, 5, 12, 18, मतलब जो मैक्सिमम कमोडिटीज में तो उन्होंने यही अप्लाई किया सोर्स और फॉर्मूला जी। कुछ चीज़ों के लिए कुछ उन्होंने अलग से विचार किए थे। उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा गया। एग्जिस्टिंग रेट क्या है, पहली बात, उससे ज़्यादा दूर ना करें ताकि पब्लिक को रेटों में वेरिएशन ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम जो गरीब तबके के या कमज़ोर तबके के लिए आने वाली चीज़ें हैं उन पर रेट ना बढ़ाएं, बल्कि सस्ता करने की कोशिश करें ताकि वो महंगी ना हो। दूसरी चीज़, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा। तीसरा, उनको सस्ता इतना भी ना कर दें कि केंद्र और राज्य सरकार को देने के लिए सैलरी और सीमा पर सुरक्षा का संकट हो जाए, हमारा रेवेन्यू भी प्रॉपर बना रहे। इन 3 चीज़ों का ध्यान करते हुए रेट उन्होंने निर्धारित किया। इसमें फ़ायदा कैसे हुआ, एक्साइज और वैट को जोड़ लिया। एक और मज़ेदार टैक्स होता है सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल जाता है, और वो जाएगा ही,
क्योंकि कोई राज्य में कोई चीज़ की बहुत आयात है और किसी राज्य में किसी चीज़ की कमी है। यहाँ बहुत आसाम से चाय पूरे देश में जाएगी ही जाएगी, CST लगना है। अभी तक उस CST का कहीं भी क्रेडिट नहीं दिया जाता था। तो बहुत सारी चीज़ों पर एक्साइज, वैट, CST, ये सब समाप्त, ऑक्ट्राई 31-32% लगता था। अभी इसमें मैंने कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं जोड़ा है, यानी ब्याज पे ब्याज नहीं जोड़ी है। मुझे माल आया, एक्साइज लगी, उसके बाद मैंने बेचा, वैट लगा, लेकिन माल की कीमत और एक्साइज को जोड़ करके जो कॉस्ट आई उस पर लगा। संजीव भाई अभी डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो आपसे काफ़ी चीज़ें जाननी दोनों से, कुलदीप भाई और आपसे ब्रेक पे जाना है। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कुलदीप भाई, ऐसा लगता है कि संजीव भाई हमें जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर बहुत सारी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं, वो तो ठीक है। कई बार ऐसा भी लगता है, आप तो इनके बहुत साथ रहते हैं, कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन भी बोल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ वहाँ से आया है, जाके बताओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। जो पब्लिक की क्वेरीज़ हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा सेटल करना चाहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। GST पर बातचीत जारी है। हमारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, कुलदीप अरोड़ा साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट और संजीव अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन लोगों से अभी दोबारा बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ और नियो न्यूज़ पर हम इस समय आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम मैं मथुरा हूं के माध्यम से। हमारे साथ हैं कुलदीप अरोड़ा साहब, हमारे साथ हैं संजीव अग्रवाल जी। संजीव जी, अभी आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जो बातचीत चल रही थी उसमें आपने कहा कि 6 टैक्स थे, या हो सकता है एक आध दो और बढ़ा लीजिए, अभी तो मैं शायद कुछ याद न कर पा रहा हूँ। सर 17 टैक्स थे और 23 तरह के सेस थे। नहीं, दैट इज़ ओके। मतलब अगर किसी पे आम तौर पर लग सकता है एक मैक्सिमम, 17 तो पूरे देश भर में फैले थे। जैसे किसी एक चीज़ पे मान लीजिए किसी एक मैन्युफैक्चरर या एक फैक्ट्री ओनर का लगना शुरू हुआ, आपने कहा 6 तो अभी ये लग सकता था आम तौर पर चुंगी वुंगी मिला के, कुछ और भी लग सकते थे, और अब तो यहाँ पर सब खत्म हुआ एक, और वो भी ऑनलाइन। आप तो ये दावा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अब या तो उनको जानकारी नहीं है, घबराए हुए हैं, या विपक्षी हैं, इस सरकार के विपक्षी हैं। वो कहते हैं कि अरे साहब तमाम दिक्कत दे दी, इतनी जटिलताएं दे दी हैं कि पूछिए मत। एक साल में 36 रिटर्न, और बार बार ये ऑनलाइन का दावा करते हैं। इस देश में अभी संसाधन कोई इतने हुए हैं जो हम कर पाएंगे? सर 36 नहीं 37 रिटर्न विपक्षी लोग कह रहे हैं जी, जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं आप नहीं, लेकिन आपके मुंह से विपक्षी सुन के अच्छा लगा। चलिए लेकिन हर महीने मेनली इसमें एक रिटर्न जानी है। पहले एक क्वेश्चन रह गया कि इसमें टर्नओवर की क्या लिमिट है? 20 लाख। इसमें 20 लाख तक के टर्नओवर वाले किसी भी सर्विस प्रोवाइडर या माल बेचने वाले या फैक्ट्री वाले को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना और कोई टैक्स नहीं देना। अगर उसका टर्नओवर पिछले साल 20 लाख को क्रॉस कर गया है तो 75 लाख तक के टर्नओवर वाले के लिए सरकार ने एक बहुत सुविधाजनक स्कीम दी है, उसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। उसमें 3 कैटेगरी हैं। सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो स्कीम नहीं है, मैन्युफैक्चरर के लिए है, उसे 75 लाख तक के टर्नओवर पे 2% टैक्स जमा करना है, ट्रेडर को 1% जमा करना है, और रेस्टोरेंट वाले को 5% टैक्स जमा करना है। इसके अलावा उसको अपनी रिटर्न हर 3 माह में भरनी है और टैक्स भी हर 3 माह में जमा करना है। उसके लिए कंप्लायंस बर्डन काफ़ी इजी किया गया है। लेकिन ये उन लोगों को लेना ज़्यादा ठीक है जो B2B बिजनेस नहीं करते हैं, B2C करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस माल नहीं बेचते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर बेचते हैं। जो व्यापारी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना जब बिजनेस टू बिजनेस है उसके लिए ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो आपने किया था, बताइए। नहीं, मेरा ये मानना है कि मतलब कह रहे हैं बहुत सारी रिटर्न्स ज़्यादा हैं, जंजाल ज़्यादा है, जटिलता बहुत है, और ये भी कह रहे हैं, ये भाई जैसा एक छोटा सा बस आपसे हल्की फुल्की बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनकी दुकान चलाने का मौका दे दिया है, बड़ी दुकान चलेगी अब आप लोगों की। नहीं, देखिए काम तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा आप लोगों का। हाँ, काम तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और इसके अलावा जो नए आने वाले यंगस्टर्स हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि वो लोग इस एक्ट को बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं। लेकिन अब आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पर। जी, 37 रिटर्न की जो बात है वो ऐसे कैलकुलेट की है, हर महीने में 3 रिटर्न, 12 महीने में 36 और एक एनुअल रिटर्न। अब जो हर महीने की 3 है मैं उस पर आता हूँ। हमें 10 तारीख तक अपनी सेल्स
को चढ़ाना है। मैंने जो सेल्स की है उसके दो तरीके होते हैं कि मैंने या तो GSTN नंबर वाले को की है जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, या अदर देन रजिस्टर्ड व्यापारी की है। तो जो रजिस्टर्ड व्यापारी की है उसको तो मैं एक एक इनवॉइस चढ़ाऊंगा, उसका टिन नंबर, उसका नाम, क्या मेरी वैल्यू है। उसके लिए सरकार ने एक एक्सेल यूटिलिटी भी दी है। सरकार का कहना है कि आप एक्सेल फाइल पर डेली अपना इनवॉइस चढ़ा दीजिए। महीने के 10 तारीख को पूरा महीना खत्म होने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी, और बिना GSTN वालों को पूरे महीने की टोटल का समराइज एक ही फिगर देनी है कि इतना टर्नओवर है। हम सेल्स अपलोड कर देंगे। तो सपोज करिए मैंने आपको माल बेचा, मैंने आपका GSTN नंबर डाला, तो अगर आप अपना लॉगिन करेंगे तो आपने मुझसे माल खरीदा है, मैंने आपका GSTN डाला है, तो आपने किस किस से खरीदा है पूरे हिंदुस्तान में वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। यानी कि सब लोगों को पूरे हिंदुस्तान में 10 तारीख तक सिर्फ सेल्स की ही डिटेल चढ़ानी है। उसके बाद 10 तारीख की रात को 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली सारे हिंदुस्तान में जिसने भी खरीदा है उसको कोई डिटेल नहीं चढ़ानी, उसके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि मैंने इन GSTN नंबर वाले से माल खरीदा है। अब मुझे क्या करना है, ये ड्यू टू पोर्टल ओनली जी, ये पोर्टल की वजह से, ये GSTN पोर्टल है सरकार का। अभी सरकार ने इतनी व्यवस्था की है कि हर महीने 320 करोड़ इनवॉइस भी इसमें प्रोसेस हो सकती हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आपके पास परचेज 10 तारीख की रात को आ गई, ठीक है, 10 से लेके 15 तारीख तक का समय आपके पास इस बात के लिए है कि आप ये चेक कर लें कि मेरी कुल खरीद कितनी है, वो इसमें दिखाई गई खरीद से मैच कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही तो आप एडिट करके उसे ऐड कर दीजिए कि मेरा कोई व्यापारी रिटर्न भरना भूल गया या मेरा गलत टिन नंबर डाल गया, तो अभी मैं उसको भर के ओके कर देता हूँ। अब आप इसको रिटर्न समझ लीजिए तो रिटर्न है, और नहीं समझिए तो नहीं है, क्योंकि परचेज ऑटोमेटिकली आ रही है। सिर्फ डिफॉल्ट के केस में हो सकता है आपको कोई एंट्री करनी पड़ जाए या नहीं भी करनी पड़ जाए। ये 15 तारीख तक, इसको 2 रिटर्न लोगों की भाषा में कह लीजिए। 15 तारीख की रात के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। आपने इतनी बिक्री की है उस पर इतना टैक्स बना, आपने जितनी खरीद ओके करी है उस पर आपको इतने टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि वो टैक्स वही जिसको क्रेडिट पे अभी क्रेडिट कह रहे थे, क्योंकि इतना टैक्स आप अपने सप्लायर को दे करके आ रहे हैं। उसका डिफरेंस ये बचा, अगर आपके फेवर में टैक्स आप ज़्यादा दे चुके हैं तो कुछ नहीं करना, वो अगले महीने के लिए कैरी हो जाएगा। और टैक्स अगर आपको भरना है तो आपको 15 से 20 तारीख के बीच का समय मिलेगा। आप इसको नेफ्ट से, RTGS से, इंटरनेट बैंकिंग से, या 10,000 रुपये से कम टैक्स है तो बैंक के काउंटर पे जाके भी अपना टैक्स आप भर सकते हैं। उसकी डिटेल डाल दीजिए, आपकी रिटर्न कंप्लीट। इतना काम करना है। GST लगने के बाद एक बात उठी कि GST में पेपर वर्क कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आया कम होगा या बढ़ेगा जी। तो सरकार की तरफ से आंसर आया कि GST लागू होने के बाद पेपर वर्क ना बढ़ेगा ना कम होगा, 0 हो जाएगा। सब कुछ कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में होगा। अब हमें कंप्यूटर में मेहनत कितनी करनी होगी, सरकार इस कोशिश में है कि जावा बेस्ड यूटिलिटी भी तैयार कर रही है जो हमारे मोबाइल पर आ जाएगी। जिन मोबाइल के ऐप के जरिए हम व्हाट्सअप, फेसबुक और दूसरे ऐप चलाते हैं, गेम खेलते हैं, उसी तरह से हम उसमें इनवॉइस डिटेल डाल दें, हमारी सेल की रिटर्न चली जाए और परचेज की रिटर्न ऑटोमेटिकली बन जाए। छोटे व्यापारी के लिए, छोटे का मतलब 20 लाख से छोटा तो माफ़ी है, 20 लाख से थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर वो कंपोजिशन करता है तो 75 लाख तक उसको भी बहुत आसानी है। 75 से बड़ा, इसमें हम उन बिजनेस हाउस की चर्चा नहीं करेंगे जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है या सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंटिंग सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन करवा लिया है कि जैसे ही उसमें सेल्स या परचेज इनवॉइस डालते हैं वो ऑटोमेटिकली ही रिटर्न जनरेट कर देता है, उनको कोई फीडिंग नहीं करनी। GSP के माध्यम से उनका GSTN पोर्टल से डाटा जुड़ा हुआ है, उन्होंने अपने डाटा को क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली रिटर्न बन के चली जाती है। अभी सारी बात छोटे व्यापारी की हो रही है और ये वास्तव में इतना आसान है कि अगर आपके घर में कोई हाई स्कूल इंटर करने वाला बच्चा कुछ कंप्यूटर जानता हो, मोबाइल जानता हो, तो मैं समझता हूँ शायद वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है और इन डिटेल्स को भी भर सकता है। तो वेद अभी ऐसा लग रहा है जैसे शेर आया शेर आया शेर आया, उस टाइप का एक शोर सा मचा हुआ है। आप अभी वेद अपने सवाल जो आपके पास रखे हैं वो कर लीजिएगा। अभी हमारे ऑडियंस में से एक सवाल आ रहा है। अभी तो ये विश्वनाथ गुप्ता जी आगे बैठे हैं। विश्वनाथ जी, आप अपना सवाल किससे पूछना चाहते हैं? मैं दोनों बंधुओं से पूछना चाहूँगा। जवाब जो में दोनों में से कोई एक दे देंगे, पूछें। एक तो GST की फुल फॉर्म अभी नहीं आई, इसका गुड्स सर्विस एंड ट्रेड टैक्स है,
इसका नाम मैं बताना चाहूँगा। केवल जीएसटी की फुल फॉर्म पहले केवल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला गया है अभी तक। और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से आप ये कहें कि वो जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं बता पाए? नहीं आई ना, अभी नहीं आई ना। गुड्स सर्विस एंड ट्रेड टैक्सेस का पूरा नाम। अरे सर आ गई थी, चलिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सीए की भूमिका के बारे में, क्या उसमें अब कोई परिवर्तन होने जा रहा है? या सीए अपनी भूमिका को चेंज करेंगे? सॉरी, मैं फिर से बताएं। सीए अपनी भूमिकाओं को चेंज करेंगे क्या? अच्छा ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल किया। उसको प्लीज अपने साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी जवाब देंगे। मैं सोच रहा था लास्ट में पूछते कि तालकटोरा स्टेडियम में इसका जवाब संजीव नहीं देंगे, इसका जवाब मैं दूंगा। अच्छा चलिए, संजीव अगर देंगे तो आप कहेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। अभी दे दीजिए वो, क्योंकि फिर मिस हो जाएगा। लेकिन अभी जीएसटी पे थोड़ी सी छोटी चर्चा अभी और है। तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मुखातिब हुए एक बड़े समूह से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का समूह था, और उन्होंने साफ कहा कि आप लोगों ने जो किया उसका बहुत से लोग लाभ ले गए, थोड़ी भूमिका बदल लीजिए। सर मैं 3-4 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, शुक्रिया प्रधानमंत्री आपके सवाल के लिए। बड़ी सीरियस आपने टॉपिक छेड़ा है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नोटबंदी के दौरान रात भर जागे। मुझे आप एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मथुरा शहर में रहते हैं, मैं आप सब लोग वृंदावन शहर में रहते हैं, मुझे आप एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा बता दीजिए जिसका ऑफिस पूरी रात खुला हो। एक भी बता दीजिए मुझे। मोदी जी के पास पता नहीं डेटा कहाँ से आता है, या रात को सोते में उन्हें सपने आते हैं ज़्यादा। वो डेटा भी जो बता रहे थे ना कि 1400 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 25 के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सर वो डेटा भी गलत है। 270 चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले 3 सालों के अंदर में जिनकी डिग्रियां कैंसिल की गई हैं, 270 का डेटा है सर। वो डेटा कहाँ से उनके पास आता है? कोई भी फिगर ऑथेंटिक है नहीं है। कुलदीप भाई, इसको वैसे कहें, ऐसा लगा कि जैसे उस पूरी चीज़ों का आप सर एक चीज़ और बीच में प्लीज आप पूरा कर लीजिए। सर ने पूछा क्या बैंक वालों की भूमिका के बारे में वैसे बताएंगे? मेरे ख्याल से नोटबंदी का जो हश्र हुआ है इस पूरे देश में, उसमें सबसे ज्यादा जो पलीता लगाया है वो बैंक वालों ने लगाया है। और मैं एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं भाई साहब, अपनी पूरी बात कर लूं। मैं बैंक ऑडिट करने गया पंजाब नेशनल बैंक की, नाम भी बता रहा हूं, मैं ओपन बता रहा हूं। एक ब्रांच जिसमें मैं गया, वहां 8 तारीख को जो नोटों के डिनोमिनेशन थे, डिनोमिनेशन से मेरा मतलब है कि 100 के इतने, जी उनका 500 के इतने, 1000 के इतने। 9 तारीख की सुबह उसमें चेंजेस था, मतलब 500-1000 के नोट ज्यादा हो गए। समझते हैं मेरी बात आप? समझ गया। जो उसका 8 तारीख का जो क्लोजिंग बैलेंस था और 9 तारीख के ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ गया और लैक्स में आ गया। आपने उस पर अपने रिमार्क दिए? रिपोर्ट किया, आरबीआई के पास भी रिपोर्टेड है वो, मेरे पास उसकी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी रखी हुई। दूसरी ब्रांच का बताता हूं मैं आपको किस्सा। 93 आपको पता होगा, जो सारा घपला हुआ वो 4,500 रुपए वाला जो था ना शुरू में, उसमें हो गया जी। 93 फॉर्म्स ऐसे थे जिन पे एप्लीकेशन की डेट बाद की पड़ी हुई थी और टोकन नंबर की डेट उससे एक दिन पहले की पड़ी हुई थी। वो भी रिपोर्ट किए हैं। हम अपनी ड्यूटी में कभी पीछे नहीं रहे, लेकिन बैंक वालों ने जो किया वो हर इंसान जानता है कि इसका पूरा पलीता जो लगाया नोटबंदी का वो सिर्फ बैंक वालों ने लगाया। कुलदीप भाई, हम लोगों का मन था कि हम जीएसटी पे थोड़ा सा और कुछ बता दें, जितनी ज़्यादा चीज़ें पहुंच जाएंगी लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन और दूसरी बात, लेकिन मैं उसमें ये जरूर कह रहा हूँ कि हो सकता है शायद आप व्यक्तिगत तौर पर इसलिए आहत हो कि भाई आप हमारे मैं पूरी बात करूँ कि आप हमारे जब भी कोई पेशेवर व्यक्ति होता है, प्रोफेशनल कोई होता है, तो उसकी अपनी एक इनर सोल होती है, उसके अपनी एक वजूद होता है और वो चाहता है कि वो और उसका पेशा सही रहे। तो माइट भी हो सकता है कि आप अपने तरीके से सब कुछ सही रहते हो, इसलिए ये चीज़ आपको कहीं, सर मैं वही कह रहा हूँ, कोई इचनेस देती हो, लेकिन आप ही के तालाब में कुछ गंदी मछलियाँ हो, वो आशय सिर्फ उन्हीं के लिए हो, तो आप अपने आप। सर उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, आप उनके पूरे स्पीच को दोबारा सुनिए। उन्होंने सारे लोगों को कहा। इसी तरह मैं कह रहा हूं, मैं अगर बैंक वालों को ये कहूंगी सारे बैंक वाले ऐसा कर रहे हैं, वो भी गलत है। संजीव भाई, आप भी ऐसे ही सोचते हैं? नहीं, मैंने इतनी बारीकी से नहीं समझा, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को कहा है, और कुछ लोगों का भी शायद दिमाग में क्यों आया होगा, क्योंकि अभी ताजी मीसा भारती वाला प्रकरण हुआ है, उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की गिरफ्तारी हुई है, राजेश जी की। तो
उस वजह से शायद उनके दिमाग में कोई चीज रही होगी। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने अपने जीएसटी पे लौटना है जल्दी। हमने अपने 230 चार्टर्ड अकाउंटेंटों को पनिश तो किया। नेताओं ने कितने नेताओं को जेल भेजा और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। दिस इज वेरी गुड सेंटेंस। चलिए जी चल अब उसको खींचना नहीं। मेरा अनुरोध है कुलदीप जी से, सम्मान बैंक वालों का भी है, सम्मान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी है। मैंने तो ना ये साहब के बारे में कुछ कहा, मैंने तो खाली ये कहा कि मोदी जी ने ये कहा है, इसमें आप क्या चेंज करेंगे। वो व्यक्तिगत रूप से ले गए। नहीं कोई बात नहीं, कोई मेरी बात हर्ट करी है तो मैं क्षमा, लेकिन इतना जरूर है कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें रील लेना चाहिए था, तब मैंने कहा मेरी बात भी नहीं है वो। लेकिन विश्वनाथ जी पूरे देश में चर्चा तो बैंक वालों की थी, बहुत व्यापक, पैनल में बुलाएंगे तब डिस्कस और वो सच्चाई भी है, उससे कोई इनकार भी नहीं करेगा। कुलदीप जी, अगर जनपद के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए जीएसटी को, तो मथुरा वृंदावन के कारोबार पे, जैसे टोंटी कारोबार है, साड़ी कारोबार है, चांदी का व्यापार है, किस तरह से जीएसटी से प्रभावित होंगे? जो स्थापित व्यापार हैं जिनसे मथुरा देखा जाए, देखिए जो मैं मथुरा की पहचान है, जो ये जो 20 लाख वाली लिमिट है ना, बहुत हद तक आई वॉश है। कैसे है मैं वो समझाता हूँ। पहले क्या था, आपको पता होगा कि 1.5 करोड़ रुपए तक उत्पादन करने वाली किसी भी इकाई पर एक्साइज टैक्स नहीं लगता था, एक्साइज नहीं लगता था जी। अब एक तरह से 20 लाख के ऊपर भी एक्साइज आ गया। एक्साइज से मतलब जीएसटी आ गया, घुमा के आ गया। ठीक है, तो वो जो एक छोटा यूनिट वाला पहले बचा हुआ था, जो कम टैक्स जिसके ऊपर लग रहा था, अब वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। तो अच्छा, कंपटीशन का उसका किससे होगा? जो 1000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे रहा है, उससे कंपटीशन होगा। तो मथुरा की ज़्यादातर इकाइयाँ उस 1.5 करोड़ के लिमिट से नीचे रहती थी जी। आप चाहे टोंटी वाले देख लें, 1.5 करोड़ से ऊपर कुछ ही टोंटी वाले होंगे, अदरवाइज वो 1.5 करोड़ से नीचे छोटे छोटे घरों में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें कारीगर काम करते हैं। इस तरह से ऐसी चांदी का है 1.5 करोड़ शायद ही कोई क्रॉस कर पाता होगा। लेकिन अब वो सब के सब उसके दायरे में आ गए, और गवर्नमेंट की मंशा भी यही है कि ज़्यादातर काम सब वाइट में हो, ठीक ठाक तरीके से हो। तो क्या फ्यूचर क्या है इन कामों का अब जनपद में? क्या रहेंगे या नहीं? बिल्कुल रहेंगे, बस कंप्लाइंसेस उन्हें करनी पड़ेंगी और अपने आप को ठीक ठाक करना पड़ेगा। बस तरीका यही होगा कि अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और जो छोटे व्यापारी हैं, बिल्कुल छोटे व्यापारी, जैसे मैंने कहा 20 लाख की जो बात है वो आई वॉश है। कैसे है वो भी समझिए सर। आप जैसे न्यू चैनल है, न्यू चैनल बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। अभी तक तो आप किसी से भी ले आते थे। अब आप 100 रुपए का पेन भी खरीदेंगे ना, तो वो रजिस्टर्ड डीलर से खरीदेंगे जो रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदेंगे। बिल्कुल। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो आप उस व्यक्ति से खरीदना पसंद नहीं करेंगे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। केवल वो उन्हीं व्यक्तियों को सामान बेच पाएगा जो फाइनल कंज्यूमर होगा जी, जिसको उसका जीएसटी का फायदा नहीं लेना है। अगर आप न्यूज़ अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदता है तो बेनिफिट दो चीजें डबल आपके वो मार पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? वो तो आपको एमआरपी में माल बेचेगा एग्जैक्टली, और आपको रिवर्स चार्ज में अपनी तरफ से जीएसटी और पे करना पड़ेगा। बेनिफिट को हमने खो दिया, इधर हमें देना पड़ जाएगा। दूसरा, जो छोटे व्यापारी हैं वो यदि जी यूपी से बाहर माल बेचते हैं, मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ जी, स्टेट से बाहर माल बेचते हैं तो भी उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है सीएसटी का। उसमें एक मिनट वेट, जब बस जरा गोविंद का एक सवाल है। मेरा भाई सबको भी मेरा सवाल है गोविंद, हाँ दोनों से ही कि जीएसटी के बाद में जिस तरीके से व्यापारी की बात हो रही, तो व्यापारी सहमा और डरा हुआ क्यों है जीएसटी अलाउ होने के बाद? एक आशंका का वातावरण है, दोनों व्यापारी सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्यों? उन्होंने किसी भी व्यापारी से आप बात करेंगे तो अरे यार जीएसटी अलाउ कर दिया है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बहुत सारी बातें बोलते हैं। भैया जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है ना तो वो भी रोता हुआ जाता है, लेकिन वो उसके सुंदर भविष्य के लिए होता है। ऐसी ही जीएसटी है, एक नया कानून आया है, नई चीज़ों को हमें पढ़ना है, समझना है। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, यानी इसमें पेपर वर्क नहीं है, कोई पेपर रिटर्न नहीं है, सारा कुछ कंप्यूटर पे करना है। हमारे देश में बड़ा मजे की बात है कि अगर आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हम विश्व गुरु हैं। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाखों करोड़ का एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, लेकिन अभी हमारा जो छोटा व्यापारी है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त उनके दिमाग में ये भी है कि अभी तक वो टैक्स की चोरी होती रही है। जो बेनिफिट्स टैक्स चोरी में होता था
वो अब उन्हें शायद नहीं होगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है उनकी। वो भी आता हूं मैं। टेक्नोलॉजी आज कोई भी इसको संजीव जी देखिए, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, गोविंद कितने सही तरीके से पहुंच गए कि गोविंद ने पहले तो कहा कि देखिए थोड़ा सा कुछ अभी तक डिब्बे में बंद सा कानून आया है, नया प्रावधान आया है, नई कर व्यवस्था आई है, कैसे समझे। उधर अब वो बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि अब लोगों के पेट में ये भी दर्द है कि अब टैक्स चोरी कैसे करें, इसलिए भी डरा सहमा है। वो दोनों पहलू छू रहे हैं। मैंने बताया ना, बच्चा स्कूल गया और अगले दिन रोता है कि मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। कारण ये नहीं बताता कि मुझे पढ़ाई में टेंशन है, मेरे पेट में दर्द हो जाता है स्कूल में। वही हालत व्यापारी की अब है। इसमें टैक्स चोरी के सारे रास्ते बंद हैं या बचे हैं? इसमें टैक्स चोरी के रास्ते काफी हद तक प्लग किए गए हैं, काफी हद तक। ताल कटोरा में आप लोगों को नसीहत देने का उनका जो था वो भी सब ठीक है? नहीं, वो एक्चुअली है क्या, आप लोगों के पास तो रास्ते नहीं है ना? नहीं, रास्ते तो पहले भी नहीं थे, जितने कानून के दायरे में वो बताते हैं और बताते रहेंगे। पीछे से भाई साहब सवाल करेंगे। मेरा संजीव जी से प्रश्न है। मैं आप आ रहा हूँ, बस आप लीजिए जी, आप प्लीज आप पूरे। अभी होटल और रेस्टोरेंट के बारे में आप बता रहे थे जी, तो उससे इस जीएसटी से इस बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और दूसरा, क्या जो उपभोक्ता आ रहा है, जो कंज्यूमर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है हमारे यहाँ, उससे ये होटल और टूरिज्म पे असर नहीं पड़ेगा इसका? पहले मैंने बताया ना, जो होटल इंडस्ट्रीज थी उसमें 1,000 रुपये से ऊपर के रूम पर लग्जरी टैक्स लगता था, जो अब हट गया। इसके अलावा उस पर सर्विस टैक्स लगता था। तो अब, लेकिन वो टोटल टैक्स 14% होता था, 14%, लेकिन अब वो 18 पे मतलब डाइवर्ट हो गया है। हाँ, अब 18% हो गया है। आंशिक परिवर्तन है, मतलब 4% का इंक्रीज है। अगर होटल इंडस्ट्री की तरफ जाए हम, अगर सीधे रॉ तरीके से बात करें कुलदीप भाई, तो 4% बढ़ रहा है। अगर हम होटल इंडस्ट्री, ये गलत है। ये 2499 वाले जो रूम है ना, उसमें तो 12% लगेगा। नहीं, आप रूम स्लैब की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, वहां पर कैटेगराइज जाकर टैक्स कैटेगराइज है सर। आपकी इंडस्ट्री में तो कैटेगराइज हो जाता है ना। लेकिन जो होटल पहले से एक इसी लेवल पे चल रहे हैं, क्या उन्हें अपना टैरिफ डाउन करना पड़ेगा या फिर उन टैरिफ कैसे? टैरिफ तो आप अपनी सुविधा अनुसार रखेंगे। टैरिफ उसका पहले से डिक्लेयर्ड है और जो डिक्लेयर्ड टैरिफ है उसी पर जैसे मेरे होटल का 2800 रुपये टैक्स है, 2800 रुपये टैरिफ है, सॉरी। तो अब क्या मुझे, मतलब अब जैसे कस्टमर मेरे यहाँ कम आएगा तो मुझे अपना स्लैब मतलब शॉर्ट करना पड़ेगा? नहीं, आप कर 2499 पे आना पड़ेगा या? आई थिंक कंफ्यूजन है उनको, मतलब उनका कहना है, इसको समझे, 2800 रुपए का टैरिफ है। अब वो कहते हैं कि मैं टैक्स जो देता था, अब या तो मैं टैरिफ चेंज करूं या मेरे टैक्स का क्या नया फॉर्मूला निकालूं, ये बताइए। नहीं, टैक्स तो पहले भी लगता था ना सर, लगता था। सर्विस टैक्स और लग्जरी टैक्स तो पहले भी लगता था। पहले 14% लगता था, अब 12% लग रहा है। अब 18% लग रहा है ना। आप अगर 2499 से ऊपर वाली बात कर रहे हैं, हाँ 2499 से ऊपर तो जब 18% लगेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मान लो एक इस कैटेगरी का कोई होटल है जो एक 2800 प्लस टैक्स का पहले से, मतलब हमारा टैरिफ 2800 प्लस टैक्स था, तो क्या अब हमें अपना टैरिफ छोड़ करना पड़ेगा या नहीं? अगर आप एक्चुअल में कम करना चाहते हैं तो कम कर लें, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप कम दिखाएं उसे। ये नहीं हो पाए, मतलब ये नहीं हो सकता कि आपका प्रिंटेड रेट 3000 का है और आप 600 रुपये डिस्काउंट देके आप 2400 कर लें, वो नहीं चलेगा सर। और रेस्टोरेंट पे क्या असर पड़ेगा? रेट जो लगेगा ना, चाहे 2400 में रूम दें आप, लेकिन रेट 18% का ही लगेगा। रेस्टोरेंट पे ये असर आया कि जहां रेस्टोरेंट पे 20% टैक्स होता था, सर्विस टैक्स और वैट मिला करके, अब 75 लाख रुपए तक के रेस्टोरेंट पर 5% आ गया अगर वो कंपोजिशन चुनते हैं तो। 20 से 5% आई थिंक एक काफ़ी बड़ी गिरावट है। और रेस्टोरेंट जिनको हम जानते हैं, जाते हैं, 75 लाख मेरा मानना है कि ये एक बात चल रही थी बड़ी तेज़ी से, रोज़ बड़ा नई हेडिंग्स निकाल रहे थे, नॉन एसी ढाबों में जाइए और अपना पैसा बचाइए। ये क्या है? वही 75 लाख, मतलब एक अनुमान लगा लिया कि 75 लाख तक में आते होंगे वो नॉन एसी ढाबे। नहीं, कंपोजिशन के अलावा वालों में नॉन एसी पर 5% है और एसी पर 12% है। ये तो 7% का जो डिफरेंस है, उससे सस्ता खाना और महंगे खाने की बात आ गई। जी, आप प्लीज़ अपना सवाल पूछ लीजिए। एज ए वुमेन, जो लेडीज़ की एक प्रॉब्लम है कि वो भी जानना चाहती हैं कि जीएसटी जो है उनका जो गोल्ड है उस पर भी लगेगा क्या? ना, वहाँ तो 3% नहीं, गोल्ड है और गोल्ड पर आई वांट टू नो कि बहुत सारी वुमेन्स हैं जो नहीं जानती। मैं आपके अकॉर्डिंग, पूरे इस चैनल के अकॉर्डिंग, उन लोगों को भी इन सिंपल वर्ड्स बताइए कि वो भी समझ पाएँ कि व्हाट इज़ जीएसटी एंड उनके जो गोल्ड है उस पर कितना जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और उसको बढ़ा लीजिए, सवाल को कॉस्मेटिक भी ऐड कर लीजिए। देखिए, महिलाओं के लिए सबसे आकर्षण एक तो ज्वेलरी, वो भी गोल्ड ज्वेलरी, और उसके बाद कॉस्मेटिक। चलिए, उनकी तो गोल्ड ज्वेलरी का वो फिर से पूछ रही हैं, अभी भी जीएसटी के आसपास आना चाहती हैं, वो नहीं आ पाई हैं।
जो भाई इनके मतलब की जीएसटी बता दीजिए ना आप। पहले गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 1% टैक्स लगता था, अब गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 3% टैक्स लगता है। और ये गृहिणी जीएसटी को क्या जाने, उसकी किचन कितनी प्रभावित हुई, उसके घर के सारा बजटिंग कितना प्रभावित हुई, वो ये सोचती हैं जो हर वुमन समझ पाए। अगर आप ब्रांडेड कैमरे का फ्रेम ब्रांडेड सामान खरीदती हैं खाने का तो कुछ चीज़ें महंगी हुई होंगी, अगर ब्रांडेड नहीं खरीदती हैं तो सस्ती हुई होंगी। जी आप सेटिस्फाइड है सवाल? अगर ब्रांडेड आप आइटम खरीदती हैं खाने के तो वो महंगे हुए हैं, और अगर नॉन ब्रांडेड खरीदती हैं तो वो सस्ते हुए हैं। ओके, जो घर की किचन में आएंगे। जी जी ठीक है। आप पीछे मैं बता दूं जीएसटी, अभी जीएसटी क्या है, एक बार और जवाब, क्योंकि ये हाउसवाइफ नहीं है, वैसे तो ये जज हैं लेकिन इनकी फाइनली वो जाके हाउसवाइफ हो जाती हैं। जब भी इनके पर्स से पैसा खाली होगा उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन जो जीएसटी के तौर पर देकर देश में योगदान कर रही होंगी, इस बात की तसल्ली कर रहे। चलिए राजेंद्र जी हाथी वाले। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि कोई माल 28 तारीख को दूसरे स्टेट से चला, वहां से तो 28 तारीख को सेल हुई, और मेरे यहाँ जो परचेज होगा, मेरे यहाँ जो माल आएगा वो आया अगर 2 तारीख को, तो इस स्थिति में सेल परचेज कैसे मैच होगी? कितने दिन का अंतर हो रहा है सर? ये बात आप जून ऐसा है, 30 तारीख तक का गवर्नमेंट का जो रूल है उसमें 30 तारीख तक की जो सेल परचेज होगी हमको सेल चढ़ानी है अपनी, अगर और सेल और परचेज का मैच होना चाहिए। अब उसने जो मालूम पड़ा कि मैंने जो है सेलम से कोई माल मंगाया, वहां से तो 28 तारीख को चला, उन्होंने तो अपनी सेल 28 तारीख को दिखा दी, और मेरे यहाँ परचेज में मेरे यहाँ मौजूद होगा, आएगा वो 2 तारीख को, तो ये कैसे मैच होगी? इसमें क्यों नहीं होगी सर? उसमें गुड्स इन ट्रांजिट का ऑप्शन है, गुड्स इन ट्रांजिट में आप उसे करेंगे तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। कॉलम है ना राजू भाई, उसी महीने में क्रेडिट मिल जाएगा आपको जिस महीने में वो सेल दिखा रहा है। गुड्स इन ट्रांजिट में, बिल्कुल गुड्स इन ट्रांजिट में मिल जाएगा। दूसरा मेरा ये है कि रजिस्टर्ड व्यापारी का यदि कोई बिल रह जाता है और माल पकड़ा जाता है तो उसमें टैक्सेशन की क्या व्यवस्था है, और अनरजिस्टर्ड के साथ में क्या स्थिति है? अनरजिस्टर्ड नहीं, एक पहले वाले का जवाब दे देते हैं पहले। हाँ, अगर आपका बिल साथ में नहीं होता है तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके, बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। जैसे बेचने वाले को भी पनिश होगा, जो वो कैरी कर रहा है, जिस वाहन से वो जा रहा है वो भी पनिश होगा, माल भी जब्त हो जाएगा, गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। नहीं, क्या है इसमें पेनल्टी? 100% माल जब्त होगा? हाँ, पूरा माल जब्त हो जाएगा एक बार, उसके बाद वो तो प्रोसीडिंग चलती रहेंगी। नहीं, प्रोसीडिंग क्या कहती है? माल छुड़ाने में क्या है? मेरा माल, यदि मेरा कोई माल है, मेरा बिल रह गया, या मैंने अपनी बदनीयती से बिल को नहीं भेजा और पकड़ा गया माल, तो मेरे पास पेनल्टी का दायरा क्या होगा? क्या गवर्नमेंट जो है 100%? सर हम ऐसे सवाल का जवाब क्यों दें, हम ऐसे समाज में क्यों ना सोचें कि यहाँ बिना बिल के कोई माल ही ना निकले। इट्स नॉट योर गुड आंसर। आई थिंक क्या लॉ कहता है सर, ये हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो है नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। जनरल व्यापारी की जो समस्या है उसका निदान करना हमारा आपका नैतिक दायित्व है। नहीं, हमारा इसलिए कि हमें जो है व्यापारी को ये मालूम पड़ना चाहिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपको ये भुगतना पड़ेगा। अभी तक की स्थिति क्या हो रही है? राजू भाई ठीक है, मतलब देखिए उन्होंने कहा कि मैं तो खूब नैतिकता का हम सब पालन करना चाहते हैं, बाय द फॉल्ट ओनली। मान लीजिए बिल नहीं रहता है तो किस में, अगर मान लीजिए 1 करोड़ की वैल्यू का माल है तो इसमें क्या 100% पेनल्टी है या क्या है? सर बिल्कुल 100% पेनल्टी है। नहीं, जिस तरीके के दंड के प्रावधान आपने बताए कि जिसने भेजा, जो ले जा रहा है, जिसको पाना है, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर उसको फिर वो अपना माल वापसी चाहिए तो कितनी पेनल्टी है? सर 100% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 100% की पेनल्टी। राजू भाई 100% की तीनों लोगों पर क्या लगेगा फिर? जैसे कि 100% पेनल्टी हो गई, जो ले जा रहा है उस पर भी आप पेनल्टी बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। ट्रांसपोर्ट पर भी बता रहे हैं? बिना बिल के अगर ट्रांसपोर्टर ले जाएगा तो उससे भी पेनल्टी लगे। उसका पेनल्टी का भी ध्यान नहीं है कितनी है, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। सर मैं बताता हूँ, इसमें मैक्सिमम 6 लोगों तक की अरेस्टिंग हो सकती है बिना बिल के। जो माल भेज रहा है, जिसके पास माल आ रहा है, माल की जब्ती, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का ओनर और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला। हार्श प्रोविजन पे जाए तो 6 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी दम पर वित्त मंत्री का कहना है कि इसमें टैक्स अवॉइडेंस बहुत कम हो जाएंगे और हमारा कलेक्शन बढ़ेगा। जो कलेक्शन बढ़ेगा उनका एस्टीमेट है करीब 3 लाख करोड़ बढ़ेगा। 1 लाख करोड़ वो रक्षा पे बढ़ाना चाहते हैं, 1 लाख करोड़ वो ग्रामीण क्षेत्र पे बढ़ाना चाहते हैं, फिर से 1 लाख करोड़ वो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा जी।
एक्चुअली में यहाँ जब जब जीएसटी पर सेमिनार हो रहे हैं, एक सेकंड सर, जीएसटी पर सेमिनार हो रहे हैं, हर जगह अलग अलग जवाब आ रहा है। ये बात मैं अपने कंक्लूजन में कहूंगा राजू भाई। अभय वशिष्ठ साहब के पास तो कोई सवाल नहीं है, क्या कोचिंग सेंटर भी प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? जी जल्दी से पूछ लीजिए। नहीं, आपने ये कहा कि वो बीजेपी के स्पोक्समैन लगते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता कि मोदी जी ने ये कहा था कि जब डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या जीएसटी लागू होने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी? उनसे मत पूछिए, वो तो मैं इनसे वैसे टॉन्ट अपना ऐसे हंसी मजाक में कर देता। अभी तो वैसे भी क्वेश्चन पॉलिटिकल है ये, इसका अभी कोई भाजपाई आएंगे तब आपसे पूछवाएंगे, चिंता न करिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भाई, कुलदीप भाई, वेद, बहुत बहुत आभार आप ऑडियंस का भी। लेकिन एक बस लास्ट में जल्दी से एक फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। अगर मैं दो विशेषज्ञों से बात कर रहा हूं, और उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न। हाँ जब आप पूछ लें। एक सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है बहुत ज़ोर से, और मैंने थोड़ा जानकारी की तो काफ़ी हद तक सही भी बताई जा रही है कि जीएसटी पेट्रोलियम पदार्थों पर क्यों लागू नहीं किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जीएसटी यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू किया जाता है तो इन पदार्थों की कीमत काफ़ी कम हो जाएगी। हाँ। ये क्यों लागू नहीं किया गया, ये तो बेचारे नीति निर्धारक नहीं है। नहीं, ये काफी एक एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर रख सकते हैं, माने जा रहे हैं। अपना एक्सपर्ट ओपिनियन रख दीजिए सर। एक्चुअली इसके लिए राज्य सरकारें तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि हर राज्य सरकार के अपने अपने इश्यूज हैं, सबने अपने अलग रेट तय कर रखे हैं, क्लियर नहीं हो रहे थे कि आप देखें ना, आप दिल्ली में पेट्रोल सस्ता होता है या महंगा होता है, तो वो सब चीजें उसकी वजह से ये खींचतान थी। लेकिन उनका कहना है कि अगर जीएसटी लागू हो जाता तो रेट्स में बहुत वो ये जानने के लिए भी उत्सुक हैं। देखिए उन्होंने क्यों नहीं किया, बाद में करें, पब्लिक डिमांड भी जानी चाहिए, लेकिन रेट्स में डिफरेंस आता ना। बिल्कुल। चलिए आप इतना बता दीजिए कि क्या आपको ये गवर्नमेंट का एक चालाकी भरा कदम नहीं लगता है? आपने कहा कि 5 करोड़ की जो गाड़ी है उस पर 1 करोड़ की बचत होगी, और आपने कहा कि छोटी गाड़ियों पर महंगाई आएगी, है ना? तो आप ये बताइए कि 5 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाले कितने लोग हैं इस देश में, और छोटी गाड़ियां खरीदने वाले कितने लोग हैं? और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कपड़ा, उस पर कोई टैक्स नहीं था, जीएसटी उस पर अभी लागू हो गया। सर कपड़े पे पहले भी टैक्स था, कपड़े पे एक्चुअली यान पे टैक्स लगता था जी। वो जो व्यापारी विरोध कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो उसमें उस दायरे में नहीं आना चाह रहे हैं। एक्चुअली नंबर 1 में टर्नओवर दिखाएंगे तो फिर उस पर इनकम टैक्स भी तो आता है, बात जीएसटी की नहीं है, उस टर्नओवर पे इनकम टैक्स भी कुछ बनता है, वो भी एक बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस बाकी का मैं कुछ नहीं, बस केवल एक बात बता दें जल्दी, जैसे एक लाइन, जीएसटी को मानते क्या है? क्या ये एक देश के लिए एक नया इकोनॉमिकल गेम चेंजर एक प्रोविजन आया है? जल्दी से एक लाइन का आपका। अगर जीएसटी सही तरीके से लागू हो गया, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा, तो हम आने वाले समय में टैक्स कलेक्शन में टैक्स की दरों में रेशनलाइजेशन देखेंगे, टैक्स की दरें कम होंगी और हमारे विकास के, देश की तरक्की के रास्ते भी बड़े होंगे। कुलदीप भाई, करप्शन, व्यापारी और कंट्री, करप्शन व्यापारी और इस देश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाइए और एक कमेंट दे दीजिए। जीएसटी करप्शन निश्चित तौर पे कम होगा। आप पहले देखते थे इनकम टैक्स का रिफंड लेने में आपको कितना कमीशन देना पड़ता था पहले, अब आपके 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर में आपके घर पे रिफंड आ जाता है। तो निश्चित तौर पे करप्शन कम होगा और कंप्लायंसेस थोड़ी बढ़ेंगी, व्यापारी को थोड़ी परेशानी होगी उससे, लेकिन अल्टीमेटली उसका फायदा ही होगा उससे। और जो अब जो लिस्टेड जो व्यापारी हैं उनकी संख्या में आशातीत वृद्धि की संभावना है। एक्सक्यूज मी, वन मोर क्वेश्चन, ये जटिल है या सरल है जीएसटी? जटिल तो है मैम, शुरुआत में या आगे तक? नहीं, जटिल तो है, क्योंकि अभी इस देश का व्यापारी उतना समझदार नहीं है, और एक्चुअली दूसरी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उतना अभी परिचय नहीं है उसका, और लगे हाथ हो सके तो संजीव जी आप जटिल तो है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जो लास्ट में प्रश्न रहे आपसे, उनका आंसर भी दे दीजिएगा। जो लास्ट में प्रश्न आए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, आम जनमानस की जिज्ञासा है, ये हमारी व्यक्तिगत नहीं जी। जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों वाली बात आपने बताया, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, और जो ऐसी वस्तुएं जिन पर कोई कर नहीं था वो चलिए काफी हद तक आ गई है, वो काफी हद तक आ गई है संजीव भाई, और चीजें अब डिस्कस कर लेंगे। लगातार बहुत तेजी से इशारा, मैंने इतनी देर भी बहुत इन लोगों की गुर्राती हुई आंखों के बीच में निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो काफ़ी देर से मुझे इशारा कर रहे थे कि ख़त्म करें। अभी हम लोग बात कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट कुलदीप अरोड़ा साहब से, चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव अग्रवाल साहब से। इन लोगों से हमने जीएसटी पर बात की, वस्तु एवं सेवा कर पर बात की, 1 जुलाई से लागू हुए इस नए कर प्रावधान के तौर पर बात की,
वर्तमान केंद्र सरकार ये मानती है कि ये एक नई आर्थिक आज़ादी है। ये विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये जटिल कानून है, लेकिन इस सब के पैरेलली ये भी कहते हैं कि शायद अब कंप्लायंसेस का दौर है, अब करने का दौर है, और न सिर्फ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के दिशा में उठाया गया एक कदम है, बल्कि इस देश में नए जो नई बुक्स हैं, नए कर धारक हैं, जो कर की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति या व्यापारी हैं, उनको सामने लाने का भी एक कदम है। और उम्मीद की जा रही है कि शायद देश में एक अच्छा बदलाव इससे सामने आ सकता है। हमने कोशिश की है, कुछ सवाल किए हैं जिससे कि आपकी जिज्ञासाएं शांत हो सकती हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की जटिलताओं और जिज्ञासाओं पर इनके सवाल लेके जाएं। तो ये था आज की इस चर्चा का दौर। मैं मथुरा हूँ, जारी है, चर्चाएं आगे भी जारी हैं, कुछ नए मेहमान होंगे। आप देखते रहिए नियो न्यूज़। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।